तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट अपनी एक नई सीरीज को जिसका नाम है मनी और बैंकिंग। ये मनी और बैंकिंग इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। इकोनॉमिक्स की एक सीरीज है। आप जिनके भी पास इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है और उसके अंदर मनी और बैंकिंग नाम का एक पूरा का पूरा डिटेल में सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, और इवन आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास मनी और बैंकिंग है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि सीबीसीएस नाम के सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि डीयू के बच्चे जिनके पास जेनरिक इलेक्टिव नाम का सब्जेक्ट है और उसमें मनी और बैंकिंग है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सीरीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। इवन मैं तो ये बोलूँगा ये सीरीज उन्हीं के लिए बनाई गई है। और ऐसे ही जो कोलकाता यूनिवर्सिटीज़ है या अदर है, उनके पास भी मनी और बैंक नाम का सब्जेक्ट है, तो जिसके पास भी मनी और बैंकिंग है, ये सीरीज उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने अगेन बोला, डीयू के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनके पास सेमेस्टर 3 में जेनरिक इलेक्टिव में मनी और बैंकिंग हैं, उनके लिए स्पेशली इस सीरीज को बनाया जा रहा है। बाकी अदर एग्जाम में भी ये आपके बहुत ही काम आएगी। फिर चाहे आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि एक प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी होती है, तो वहाँ भी मनी और बैंकिंग नाम का सब्जेक्ट है, वहाँ भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, दूसरा, ये सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें कम आएगी, प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा आएगी। आप सोचो कि मैं यहाँ पे चीज़ों को रट लूँगा, समझ लूँगा, याद कर लूँगा, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है भाई साहब। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वीक हो ना, तो अभी छोड़ दो उसको। मनी बैंकिंग मत पढ़ो भाई। अगर आप थ्योरी में स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल में वीक हो, तो अभी छोड़ दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और इवन ये क्या, आप तो जानते हो इकोनॉमिक्स एक पूरी ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए मनी और बैंकिंग नाम की सीरीज को अपन लोग करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर क्या पढ़ना है मैं सारी बातें बताऊंगा। कुल मिला के इसके अंदर 5-6 यूनिट बनती है, ठीक है। 5-6 यूनिट हम पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उनके पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें तो हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट से, और फर्स्ट यूनिट का जो बच्चों नाम है वो है मनी। कि भाई पहले क्या करेंगे, पहले मनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया पैसा क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो तक मनी के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात की जाए तो इस मनी नाम की यूनिट के अंदर हम इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, इसके फंक्शंस पढ़ने हैं, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं मेजर, इसकी थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई पढ़नी है और इसका डिटर्मिनेशन पढ़ना है। भैया ये सब क्या लिखा है, अरे टेंशन ना ले भाई, क्लास आगे बढ़ेगी, हर एक चीज को समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि मनी का कॉन्सेप्ट होता क्या है, फिर अगली वीडियो में फंक्शन के बारे में, और ऐसे ऐसे आपको यूनिट नंबर 1 पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डीयू की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप ध्यान से, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं वो देखेंगे तो लिखा है कि मनी को आप इस किताब से पढ़ो, इस टॉपिक को आप इस बुक से पढ़ो, इसको आप इस बुक से पढ़ो। तो अलग अलग रीडिंग्स गिवन है, अलग अलग बुक गिवन है। तो डोंट वरी, मैंने सारा काम करा है, मैं अपना सारा होमवर्क करके आया हूँ, मैंने अलग अलग बुक खरीद ली है और उन अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग ही मैं इस पूरी की पूरी सीरीज को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाला हूँ। आपको बस ये सीरीज पढ़ने की नीड है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। आपका एग्जाम एकदम अच्छे से पास होगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। तो भैया समय वेस्ट नहीं करते, बातें बहुत सारी कर ली है, बातें बीच बीच में करते रहेंगे। भैया पढ़ाई स्टार्ट करवा दो, पढ़ने का ना बहुत जोर से मन कर रहा है। तो अगर पढ़ने का बहुत जोर से मन कर रहा है तो भाई साहब सुन लीजिए हमारा आज का बजट क्या है, कि हम आज क्या पढ़ेंगे, हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई साहब बार्टर एक्सचेंज के बारे में। भैया टॉपिक में तो कोई लिखा ही नहीं था कि बार्टर एक्सचेंज, लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, मैं इस चैप्टर को या इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। जब मनी नहीं था तो उस समय क्या था, बार्टर एक्सचेंज था। तो भाई वहां से लेके आज तक जो भी सारी बातें हो रही है, हर एक चीज को डिटेल में पढ़वाया जाएगा। याद रखना, एग्जाम पास करने के लिए नहीं, मैं आपको एक इकोनॉमिक्स बनाने के लिए, आपके माइंड में इकोनॉमिक्स जगाने के लिए, आपके अंदर का इकोनॉमिक्स जगाने के लिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी बहुत लेंथी हो सकती है, क्योंकि मेरी एक आदत है,
आप उसे अच्छी बोलो या गंदी बोलो, वो आदत ये है कि भाई अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसकी मैं तह तक घुस जाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर चाहे मेरी वीडियो लेंथी ही क्यों ना बन जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा है तो लेंथी वीडियो भी देखेगा और अपने दिमाग को ओपन करेगा, एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा बजट है कि भाई साहब बार्टर एक्सचेंज क्या है, फिर बताऊंगा कि भाई मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर मनी किस प्रकार इनकम और वेल्थ से अलग है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं बार्टर एक्सचेंज की। और अब मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बोलता हूं और अब मैं आराम से पढ़ाता हूं। ठीक है, क्योंकि अब हमारा बिल्कुल पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, अब बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं। तो भाई साहब ये बार्टर एक्सचेंज क्या है? भैया आप तो मनी पढ़ा रहे हो, लेकिन बेटा मनी तो अभी आया ना। जब देश में मनी नहीं था तो देश में ट्रांजैक्शन कैसे होती थी? आपने आज कुछ भी खरीदना है, जेब से पैसा निकालो खरीद लो। लेकिन जब मनी नहीं था तो भाई सब ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले जमाने में गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते थे कि आपके पास ये है, एक काम करो आप मेरे को ये दो और मेरे पास से ये ले जाओ। ऐसे पहले के टाइम में लेन देन होता था, जो कि काफी सही था यार। पैसे की झंझट ही नहीं है, तेरे पास कुछ है तू मेरे को दे, मेरे पास कुछ है तो तू ले जा। बहुत ही आराम से दुनियादारी चल रही थी। लेकिन इस सिस्टम में कुछ समस्याएं पैदा होना स्टार्ट हुई, इस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई, और फिर अब हमको नीड लगी कि अब बार्टर एक्सचेंज को खत्म करके कुछ एक ऐसी चीज को लाना चाहिए जो इन सभी समस्याओं को दूर कर दे। और बेटा वही से जन्म हुआ मनी का। तो याद रखना बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं कि आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, लाओ बेटा चावल दो, लाओ बेटा गेहूं, ले बेटा गेहूं ले जाओ। तो चावल को आने दो और गेहूं को जाने दो, भैया गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करो, बार्टर एक्सचेंज। लेकिन अब इस बार्टर एक्सचेंज में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वो समस्या क्या थी आइए समझते हैं। तो क्या बोलता है, बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स वर एक्सचेंज विद गुड्स। एक ऐसा देश जहां पे डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि गुड्स एंड सर्विस के बदले ये पैसा नहीं है, मनी नहीं है, वस्तु लाओ वस्तु ले जाओ, गुड्स के बदले गुड्स, दैट इज बार्टर एक्सचेंज। आज भी होता है, आज भी होता है। आपके गली में, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में बहुत सारे लोग अपने ठेली पे आते होंगे और कुछ सामान की, आपके घर में अगर पुराने कपड़े हैं तो पुराने कपड़े दे दो और हमारे पास से ये ले लो। अगर आपके घर में जूते चप्पल है तो जूते चप्पल दे दो, हमारे पास से ये। तो आज भी बार्टर एक्सचेंज होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो गया। लोग आज भी गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाओ बेटा, एक तरफ से खून मिल रहा है, एक तरफ से आज़ादी लो, देख रहे हो खून आ रहा है, आज़ादी जा रही है, बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब पैसा कहीं नहीं आएगा, बस गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करो। तो एक ऐसा देश जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, उस प्रकार के देश को बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी, या उसको बोलते हैं सीसी इकोनॉमी, जहां पे सी का मतलब क्या है, कॉमोडिटी। कॉमोडिटी माने वस्तु। तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब है गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। और जिस देश में ऐसा होता था उस देश को सीसी इकोनॉमी या बार्टर इकोनॉमी कहा जाता था। लेकिन बार्टर एक्सचेंज में कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करा और मनी लाया गया। लेकिन समस्या क्या थी, तो एक नहीं दो नहीं बेटा 5 समस्याएं थी। समस्या नंबर 1 थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ऐसा जरूरी है कि जो तेरे पास है वो मेरे को मान लो चाहिए, लेकिन जो तेरे को चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल हो। क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता था कि दोनों इंसान के पास वो वस्तु अवेलेबल हो कि वो आपस में एक्सचेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को शूज चाहिए, सामने वाले के पास शूज है, मैं उससे जाके शूज ले आऊंगा, लेकिन उसको चीनी चाहिए, मेरे पास चीनी नहीं है। तो मुझे एक ऐसा कस्टमर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शूज भी हो और उसको चीनी, और उसको मान लो मेरे पास गेहूं है और उसको गेहूं की, क्योंकि इस बंदे को चीनी चाहिए, मेरे पास चीनी तो है नहीं, तो ये तो जूता नहीं देगा। लेकिन मेरे को अब एक ऐसा कस्टमर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हो, और मान लो मेरे पास गेहूं है तो वो मेरे को जूते दे और मेरे पास से गेहूं ले। तो ऐसा बहुत समस्या आती थी कि हमेशा जो कस्टमर की आपको नीड है कि इसके बदले ये उसके बदले वो, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल था। वही तो बोल रहा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों की वांट्स का
कॉइंसिडेंस होना मतलब मिलना, कि दोनों की वांट्स का मिलना, कि तेरे को ये चाहिए मेरे को चाहिए, आओ एक्सचेंज कर ले, ऐसा बहुत ही कम होता था, ऐसे कस्टमर बहुत ही कम मिलते थे। उसके बाद लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा बार्टर एक्सचेंज में किसी भी वस्तु को मापने के लिए, किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी। आज की डेट में अगर कुछ भी आपको मेजर करना है तो हर एक चीज को रुपीस के अंदर मापा जा सकता है, लेकिन बार्टर एक्सचेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं था। बार्टर एक्सचेंज में एक वस्तु को दूसरी वस्तु में एक्सप्रेस करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक भैंस है तो उसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूंगा कि भाई मेरी भैंस ले जाओ, 4 मुर्गी दे जाओ, भाई मेरी भैंस ले जाओ, 2 बकरी दे जाओ। मतलब भैंस की वैल्यू मैं मुर्गी में, बकरी में, गेहूं में, टमाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे कोई भी कॉमन यूनिट नहीं थी कि मैं अपनी वस्तु को किसी भी चीज में एक्सप्रेस कर सकूं। लेकिन आज की डेट में मनी है तो इंडिया में कोई भी वस्तु हो, चाहे वो सुई हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, हर चीज को रुपीस में मेजर कर सकते हैं। बार्टर एक्सचेंज में ऐसा नहीं था। समस्या नंबर 3, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा बार्टर एक्सचेंज में चीजों को स्टोर करना मुश्किल था। आज की डेट में मनी को स्टोर करना काफी आसान है। आपके पास पैसा है, आप घर में स्टोर कर दो, बैंक में स्टोर कर दो। लेकिन बार्टर एक्सचेंज में मान लो मैं एक्सचेंज करा, मैंने ट्रांजैक्शन करी, मैंने बदले में गेहूं दिए और भैंस लेके आया। अब उस भैंस को मैं कहाँ स्टोर करूँ, उस भैंस की मैं देखरेख कैसे करूँ? तो बार्टर एक्सचेंज में वस्तुओं को स्टोर करना भी मुश्किल था। मान लो मैंने एक्सचेंज किया और बदले में मैं 50 किलो टमाटर लेके आ गया। अब उस 50 किलो टमाटर को मैं स्टोर कैसे करूँ? वो तो खराब हो जाएंगे, वो तो सड़ जाएंगे। तो बार्टर एक्सचेंज के अंदर स्टोर करने की भी समस्या थी। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर एक्सचेंज में एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना मुश्किल था। अगर मेरे एक दूर के दोस्त को मान लो भैंस की नीड है तो मेरे को यहां से वहां तक भैंस लेके जानी पड़ेगी 100 किलोमीटर दूर। लेकिन जब से मनी आया अब ये काम आसान। अगर उसको भैंस की नीड है तो मैं भैंस नहीं लेके जाऊंगा, मैं उसको पैसा भेज दूंगा, तो भाई के भाई भैंस खरीद ले। यहां से वहां भैंस लेके आ पाना पॉसिबल नहीं है। बार्टर एक्सचेंज में चीजों को ट्रांसफर करना काफी मुश्किल था। इवन लैंड, बिल्डिंग, ये तो ट्रांसफर भी नहीं हो पाती। तो बार्टर एक्सचेंज में लैंड और बिल्डिंग को ट्रांसफर करना काफी मुश्किल था कि लैंड को मैं ट्रांसफर कैसे करूं, बिल्डिंग को मैं ट्रांसफर कैसे करूं। ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये तो मूवमेंट नहीं होती इनके अंदर। लेकिन जब से मनी आया है तो आज की डेट में लैंड और बिल्डिंग भी ट्रांसफर हो जाती है। पैसा दो और जमीन खरीद लो। जमीन पहले किसी और की थी, अब आपकी हो गई। और आखिरी समस्या क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा बार्टर एक्सचेंज के अंदर डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। बेटा फ्यूचर की पेमेंट करना काफी मुश्किल था। इट मींस उस टाइम पे लोन और उसका इंटरेस्ट निकालना काफी मुश्किल था। समझ में आ गया? आज की डेट में क्या है, आपके पास पैसा है, आप किसी को लोन दोगे, आप आसानी से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन बार्टर एक्सचेंज मान लो मैंने किसी को भैंस उधार पे दी, अब बदले में जब मेरे को भैंस वापसी करेगा तो भैंस दी, बदले में भैंस मिली, इंटरेस्ट क्या मिला? क्या वो मेरे को एक भैंस देगा और भैंस के साथ में कुछ और देगा? क्या देगा? दूसरी भैंस देगा या दूसरी भैंस की सर मुंडी देगा या फिर उसको 4 पैर देगा? नहीं बात समझ में आ रही भाई। भैंस दी, भैंस मिली, मुझे इंटरेस्ट क्या मिला? उस केस में गुड्स के ऊपर इंटरेस्ट निकालना, वस्तु के ऊपर इंटरेस्ट निकालना, उसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालना काफी मुश्किल था। ठीक है, उस समय इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, ये सारी बातें नहीं हो पाती थी। उस समय अकाउंट मेंटेन नहीं हो पाते थे कि अकाउंट मेंटेन। आज तो आप अपने अकाउंट मेंटेन कर लेते हो, प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हो, हर चीज रुपीस में। उस समय अकाउंट मेंटेन कैसे होंगे? उस समय प्रॉफिट लॉस किस प्रकार निकाल पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो बार्टर एक्सचेंज में काफी समस्याएं थी। गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और इन्हीं समस्याओं से, इन्हीं प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट को लाया गया जिसको बोला गया मनी। तो हम इस मनी नाम के ही कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि भाई सब मनी है क्या। तो बार्टर एक्सचेंज गया बिकॉज काफी समस्याएं थी और बार्टर एक्सचेंज के प्लेस पे मनी नाम के कॉन्सेप्ट को लाया गया। अब मनी नाम का कॉन्सेप्ट है क्या भैया, एक बार ये बताओ। तो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट लोग बोलते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो आज की डेट में लेन देन करने में काम आ रही है वो मनी है। जैसे कि आज की डेट में जो कॉइन्स है, जो नोट्स है, किसी भी टाइप के देश में लेन देन करनी हो, कुछ भी खरीदना हो, बेचना हो, उधार की पेमेंट करनी हो, कुछ भी करना हो, आज की डेट में उन नोट्स के माध्यम से, उन कॉइन्स के माध्यम से वो ट्रांजैक्शन करना काफ़ी आसान है। तो कॉइन्स और नोट्स को मनी कहा जाएगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ कॉइन्स और नोट्स मनी नहीं है। कॉइन्स और नोट्स के अलावा अगर कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से
देश में ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल है कि देश के हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक उस वस्तु को ट्रांजैक्शन ग्रुप में एक्सेप्ट कर ले, तो वो भी मनी कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये बच्चों एक पेन है, अगर 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 इस पेन को पूरा का पूरा देश, अगर पूरा का पूरा देश इस पेन को ऐसे यूज करे कि भाई इस पेन के माध्यम से जो खरीदना है खरीदो, जो बेचना है बेचो, तो भाई साहब इस पेन को मनी कहा जाएगा, इस पेन को पैसा कहा जाएगा। तो मनी इज एनीथिंग, ये थोड़ी कि मनी इज ओनली नोट्स एंड कॉइन्स, गलत, शट अप, नहीं जी बेटा, मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है जिसको लोग एक्सेप्ट करे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको लोग एक्सेप्ट करे कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए, उसको मनी कहा जाएगा। तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट डिफाइन, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं मनी एज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, जिसको समाज एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरा देश, पूरा समाज एक्सेप्ट कर ले इस पेन के माध्यम से कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं, तो पेन मनी कहलाया जाएगा, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट के लिए, कि इस पेन के माध्यम से गुड्स एंड सर्विस को खरीद और बेच सकते हैं, तो ये पेन मनी है। या फिर रीपेमेंट ऑफ डेट, मैंने कोई उधार लिया है और मैंने बोला मैं अपनी उधारी इस पेन के माध्यम से चुका दूंगा, कि इस पेन के माध्यम से उधारी चुका दूंगा, कुछ भी खरीद लूंगा या बेच लूंगा, तो भाई ये पेन मनी कहलाएगा। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मनी इज एनीथिंग जिसको आज हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में अब तक सबसे बेस्ट कौन फिट होता है, अब तक सबसे बेस्ट जो है आपके कॉइन्स और नोट, बिकॉज भारत में, ये पूरे वर्ल्ड में कॉइन्स और नोट एक ऐसी चीज बन चुके हैं जिसको हम ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात वो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। भारत सरकार ने साफ साफ बोल रखा है देश में कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी बेचना हो, हम कॉइन और नोट का यूज करके खरीद और बेच सकते हैं। तो कॉइन और नोट मनी की डेफिनेशन में एकदम फिट होते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट के अनुसार क्या केवल कॉइन और नोट्स ही मनी है? नहीं, इकोनॉमिस्ट के अनुसार मनी कॉइन और नोट के अलावा और कुछ भी हो सकता है जिसको लोग एक्सेप्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे आपने तो केवल कॉइन और नोट को ही मनी मान रखा है। जैसे कि मान लो आपके पास एक बंदा आया चाकू लेके और बोलता है हाँ भाई जल्दी या तो जान बचा ले, सॉरी या तो जान दे दे या पैसे निकाल दे, या तो जान दे दे या पैसे निकाल दे। उसने बोला पैसे निकाल दे, मनी निकाल दे। आपने तुरंत क्या करा, आपकी जेब में जितना भी नोट थे, जितने भी कॉइन्स थे, आपने निकाल के दे दिए। जिस बंदे ने आपके सामने चाकू रखा, क्या मनी का मतलब उसने बताया कि मनी के रूप में मेरे को कॉइन और नोट ही चाहिए? अरे भाई मनी कुछ भी हो सकता है जिसको लोग ट्रांजैक्शन में एक्सेप्ट करें। अब क्योंकि नोट और कॉइन पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में एकदम मनी की डेफिनेशन में फिट होते हैं, क्योंकि कॉइन और नोट के माध्यम से कोई भी लेन देन कर सकते हैं, तो आपने झट से कॉइन्स और नोट निकाल के दे दिए। बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट कॉइन और नोट मनी नहीं है, वो मनी का एक पार्ट है। उसके अलावा और भी चीजें मनी में शामिल हो सकती है। तो केवल कॉइन और नोट मनी नहीं है। जब उसने आपने चाकू रखा, आपने कॉइन और नोट निकाल दिए, तो मनी का एक पार्ट है, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि मेरे को मनी के रूप में क्या चाहिए। लेकिन वही वाली बात है, आपको पता था वो वही मांगना चाह रहा है, बट मनी वर्ड बोला उसने, कॉइन और नोट वर्ड नहीं बोला। तो याद रखना कॉइन और नोट मनी का एक पार्ट है, पूरा का पूरा मनी नहीं है। तो मनी कुछ भी हो सकता है जिसको ट्रांजैक्शन के लिए लोग एक्सेप्ट करें। अब ऐसे तो चेक है बेटा, चेक भी तो मनी है, चेक भी तो एक प्रकार का काम करता है। अब चेक के नोट तो नहीं है, क्या चेक कॉइन है? कॉइन भी नहीं है, लेकिन चेक एक मनी है, क्योंकि चेक भी आज की डेट में हर प्रकार की ट्रांजैक्शन में यूज होता है। तो चेक भी आपका मनी कहलाएगा। और ऐसे कोई और भी चीज जिसको ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं, वो भी बेटा आज की डेट में मनी का ही पार्ट है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि व्हेन मोस्ट पीपल टॉक अबाउट मनी, जब बहुत सारे लोग मनी की बात करते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट करेंसी। तो उनके माइंड में ये आता है कि मनी का मतलब क्या है, पेपर के नोट और कॉइन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समवन कोई आपके पास आता है और कहता है कि हाँ भाई या तो पैसा दे दो या फिर अपनी जान गंवा दो, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप बहुत जल्दी क्विकली
हैंड ओवर ऑल योर करेंसी रेदर देन आस्क। आपके पास जेब में जितना ही पैसा है आप सब देते हैं, आप पूछते भी नहीं है कि एक्चुअली में आपका मनी से मतलब क्या है, कि आपको मनी के रूप में क्या चाहिए। क्योंकि मनी का तो एक बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है। मनी में कॉइन्स और नोट के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है, बट हम पूछते नहीं है बिकॉज हमको कॉइन्स और नोट्स ही मनी लगते हैं। तो बोलता है टू डिफाइन मनी, अगर मनी को डिफाइन करें ओनली एज करेंसी के रूप में, कि मनी केवल क्या है, कॉइन है और नोट है, तो ये काफी नैरो डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स के अनुसार ये काफी छोटा मीनिंग है, क्योंकि मनी में बहुत सारी चीजें आ सकता है। इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि भाई चेक भी तो पेमेंट के लिए यूज करते, चेक भी मनी हो गया, तो चेक को भी मनी कहा जाएगा। तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स के अनुसार मनी की कोई सिंगल, कोई इकलौती या कोई प्रिसाइज, एकदम कोई सटीक या परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। इकोनॉमिक्स के अनुसार मनी कुछ भी हो सकता है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाए कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए। तो ये था मनी का मतलब, मनी का कॉन्सेप्ट। अब अगर बात करें तो यस भाई सब, मनी आपकी वेल्थ और इनकम से डिफरेंट है। आपको लगता है कि मनी माने वेल्थ, मनी माने इनकम, तो बेटा वेल्थ अलग है, मनी अलग है। देखो अगर ये आपकी पूरी वेल्थ है तो मनी उसका बस एक पार्ट है, ये अगर आपकी पूरी वेल्थ है तो बच्चों मनी उसका बस एक पार्ट है। तो क्या बोलता है, वेल्थ बोलता है द टोटल कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी विच हैज स्टोर वैल्यू। जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है जिसको स्टोर कर सकते हैं, जिसको लंबे समय के लिए संभाल के रख सकते हैं, बड़ा उसी को वेल्थ बोलते हैं। अब आपका मकान है, आप अपने मकान को लंबे समय तक संभाल के रख सकते हो तो मकान आपकी वेल्थ है। आपका गोल्ड है बेटा, गोल्ड आपकी वेल्थ है। आपने किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक्स खरीद रखे हैं तो आप उसको भी लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, तो बेटा वो भी आपकी संपत्ति है। आपके घर में ज्वेलरी है, डायमंड की, गोल्ड की, वो भी आपकी वेल्थ है, आपकी संपत्ति है। और आपके पास जो सारा का सारा पैसा मौजूद है बेटा वो भी आपकी संपत्ति है। तो वेल्थ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मनी तो वेल्थ का केवल एक पार्ट है। तो क्या बोलता है कि द टोटल कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी विच हैज स्टोर वैल्यू, कि भाई साहब जितनी भी प्रॉपर्टी जिसको आप स्टोर कर सकते हो उसको वेल्थ बोलते हैं। वेल्थ में केवल मनी नहीं, मनी के अलावा बाकी अदर एसेट, जैसे कि आपके पास कोई बॉन्ड है, स्टॉक है, कोई आर्ट है, कोई लैंड है, कोई फर्नीचर है, कोई कार है, कोई मकान है, बेटा वो भी आपका वेल्थ का ही पार्ट है। तो मनी और वेल्थ में बेटा मनी एक छोटी टर्म है और वेल्थ एक बड़ी टर्म है। अच्छा अब बात करें इनकम, कि इनकम और मनी में क्या अंतर है। तो बेटा मेरी बात सुनो, आपने शायद कभी पढ़ा हो, मैं नहीं पढ़ा रखा हो पहले, तो बेटा एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। मेरी बात को सुनना, जिस चीज को मैं जब चाहे तब मेजर कर लूं, जिस चीज को मैं जब चाहे तब मेजर कर लूं, अभी बोला अभी माप लिया बैठ के, मुझे बोला अभी काउंट करो अभी काउंट कर लिया, तो बेटा वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट वो होता है जिसको मैं जब चाहे तब नहीं माप सकता, एक समय के बाद ही मैं उसको मेजर कर पाऊंगा, एक टाइम के बाद ही मैं उसको काउंट कर पाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला मनी, बेटा मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला इस समय आपके पास कितना पैसा है, तो आप जल्दी से अपने पॉकेट चेक करोगे, आप अपना पर्स चेक करोगे, आप अपना बैंक अकाउंट चेक करोगे और आप मेरे को एक झटके में बता दोगे कि मेरे पास इस समय इतना पैसा मौजूद है, क्योंकि आपने उसको तुरंत ही नाप लिया, आपने उसको तुरंत ही काउंट कर लिया, इस समय मेरे पास इतना पैसा मौजूद है। तो बेटा मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसको जब चाहे तब मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो बच्चों इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने बोला आपकी इनकम कितनी है और आपने बोला 1000 रुपये, तो मैं उस 1000 रुपये से कुछ समझ नहीं पा रहा कि इसने बोला मेरी इनकम 1000 रुपये है, लेकिन 1000 रुपये क्या, 1000 रुपये डेली के, 1000 रुपये हफ्ते के, 1000 रुपये महीने के, 1000 रुपये साल के। आपने बस बोला मेरी इनकम 1000 रुपये है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 1000 रुपये किस टाइम इंटरवल में मेरे को मिलते हैं। तो जो चीज मेरे को टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करता हूं उसको बोलते हैं फ्लो, और इनकम को भी हमेशा टाइम इंटरवल में ही कैलकुलेट करते हैं। आप अगर मैं बोल दूं मेरी इनकम 1000 रुपये है, आप नहीं पता लगा पाओगे कि मैं कम कमाता हूं या ज़्यादा। अगर मैं ऐसा बोलूं 1000 रुपये इनकम मेरी डेली है, आप बोलोगे बंदा ज़्यादा कमाता है। मैं बोलूं 1000 रुपये इनकम मेरी महीने की है, आप बोलोगे बंदा कम कमाता है। केवल 1000 रुपये बोल देना मेरी इनकम है, कोई लॉजिक नहीं है।
आपको एक टाइम पीरियड ऐड करना पड़ेगा कि मुझे कितने कितने इंटरवल में वो पैसा मिलता है, तो दैट इज फ्लो। बिकॉज फ्लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें टाइम जुड़ गया, जिसको एक टाइम इंटरवल के बाद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, जबकि मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इनकम को एक टाइम इंटरवल के बाद करते हैं कैलकुलेट, कि पर मंथ या पर ईयर या पर वीक, जबकि मनी को जब चाहे तब कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इनकम इज ए फ्लो ऑफ अर्निंग पर यूनिट ऑफ टाइम, कि आपने प्रत्येक टाइम में पर यूनिट ऑफ टाइम, अब यूनिट मतलब आप पर ईयर बोल दो, ठीक है, आप पर वीक बोल दो, आप पर मंथ बोल दो, तो आप जितने भी टाइम इंटरवल में अर्निंग करते हो वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, और उसी को क्या बोलते हैं, इनकम। जैसे कि आपकी इनकम हो सकती है पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर एनम, ठीक है, लेकिन मनी क्या है, मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको आप गिवन पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है आप जब चाहो तब इसको मेजर कर सकते हो, इसमें टाइम इंटरवल की नीड नहीं है। मैं बोलूँ अभी कितना पैसा आपके पास है, अभी आप झट से बता दोगे, ठीक है। तो बोलता है इफ समवन टेल्स यू दैट, कोई अगर आपसे बोले कि उसकी इनकम 1000 रुपये है, तो आप नहीं बता पाओगे कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा कमाता है, या फिर बहुत लिटिल काफ़ी कम कमाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता वो 1000 रुपये किस टाइम में कमा रहा है। वो 1000 रुपये अगर पर ईयर कमा रहा है तो उसकी इनकम बहुत कम है, पर मंथ कमा रहा है या फिर और इवन पर डे कमा रहा है तो आप टाइम के अकॉर्डिंग बता पाओगे वो ज़्यादा कमा रहा है कम। तो इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसको टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर कोई ये बोला कि उसकी जेब में इस समय 1000 रुपये है, ठीक है, तो ये एक मनी है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कि उसने बोला भाई मेरी जेब में इस समय 1000 रुपये है, उसने इनकम वर्ड बोला, उसने बोला मेरी जेब में 1000 रुपये है, तो ये उसके पास इस समय पैसा मौजूद है, ये इस समय मनी है, कि उसकी जेब में इस समय 1000 रुपये का मनी अवेलेबल है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना, टाइम इंटरवल में करूंगा कैलकुलेट तो वो इनकम है, लेकिन इस समय कितना मौजूद है तो वो मेरे पास मनी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आपका वेल्थ और इनकम मनी से कुछ इस प्रकार डिफरेंट होती है, मैंने आपको बताया। तो आज के सेशन में बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, उसकी कमी क्या होती है, मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मनी इनकम और वेल्थ से किस तरीके से डिफरेंट है, सारी बातें कवर करी। याद रखना, अभी 2-3 वीडियो में हम मनी के केवल बेसिक्स की बात करेंगे, क्योंकि देखो आप मनी और बैंकिंग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल जीरो से पढ़ोगे तो मनी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे। 2 क्लास 3 क्लास आपको मनी के बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद थोड़ी एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, ठीक है। और मैंने इसलिए आपको बार्टर एक्सचेंज को डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको ये अच्छे से आता भी है, ठीक है। आपने पहले भी इसको बीकॉम में पढ़ रखा है। जिसको बार्टर एक्सचेंज को डिटेल में पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ जहाँ पे बार्टर एक्सचेंज को मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है। बट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि आप बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हो, आप एक बड़े लेवल के बच्चे हो, और आपसे छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा पेपर में कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। इसलिए इसको मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको पढ़ा दिया, बट होपफुली मेरे ख्याल से सारा का सारा समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसके पास भी मनी और बैंकिंग नाम का सब्जेक्ट है उसको आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा और इसके आगे सारी की सारी बातें कवर करेंगे। चलिए बाय।